हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी सीडीपी की प्रैक्टिस चल रही थी। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कर रहे थे, तो हमने इससे पहले 7 क्लासेस कर ली हैं। आज हमारी 8th क्लास है और आज इसमें भी हम एक सेट लगाने वाले हैं सीडीपी का। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, सारे क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाई किए गए हैं जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, ये जो पिछली बार आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में रिपीटेडली पूछे गए थे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जुलाई में सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, बताइए। देखिए, अवांछित व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो कि ठीक नहीं है, इस व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी? ऑप्शन ए है विद्यार्थी को दंड देना। बिल्कुल नहीं। देखिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिएगा। मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है, इससे ही आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए, जहां भी दंड देना, बच्चे को जिस भी ऑप्शन में पनिशमेंट दी जाएगी ना, वो ऑप्शन हमेशा नेगेटिव होता है, गलत होता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन बाहर हो गया। दूसरा, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, फिर भी आगे और देखेंगे। तीसरा, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। ये जो है ऑप्शन बी से ज़्यादा सही लग रहा है। ऑप्शन डी देखेंगे, इसकी उपेक्षा करना। देखिए, उपेक्षा नहीं करी जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन बी में कहा है कि अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, एंड ऑप्शन सी में कहा है कि बच्चा जो अवांछित व्यवहार करता है उसके पीछे क्या कारण है उनको ढूंढना और उन कारणों का उपचार करना, यानी कि उन कारणों को दूर करने का प्रयास करना। तो आप देख सकते हैं, सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, इससे कुछ नहीं होगा। इससे बेटर है कि कारणों को ढूंढा जाए और उनका उपचार किया जाए। ठीक हो गया, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है? कि पद्धति असफल है, या शिक्षक असफल है, या फिर पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, या फिर यह वैयक्तिक असफलता है। तो देखिए, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो उसमें ये समझा जाएगा कि ये एक वैयक्तिक असफलता है। ठीक है, इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। एक विद्यार्थी है, उसके अंदर इन चारों में से सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिनमें कि हमें 4 के चारों ऑप्शन एकदम सही लगते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है उत्तरदायित्व की अनुभूति। ये कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, है ना, ये भी हो सकता है। ऑप्शन बी है ईमानदारी। ये भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये भी तो सही हो सकता है। ऑप्शन सी है सहभागिता। ये भी बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है, ये भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी है आज्ञाकारिता। ये भी एक पॉजिटिव आंसर है। तो देखिए, अब सारे ही पॉजिटिव हैं, तो इसमें से आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना पड़ेगा जो इसके लिए एकदम सही बैठेगा। ठीक है, तो विद्यार्थी है, तो जब एक कोई स्टूडेंट होता है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो आज्ञा का पालन करें। ठीक है, टीचर उनसे जो भी कहें उनकी आज्ञा का पालन करना विद्यार्थी का कर्तव्य होता है। इसीलिए विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता। ठीक है, तो ऑप्शन डी के लिए हम जाएंगे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एज अ टीचर आपसे पूछे जाते हैं। आपको एक टीचर समझा जाता है और आपसे पूछे जाते हैं कि जब आप टीचर बन जाएंगे, उसके बाद आपके क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे तब आप उनके लिए क्या करेंगे। ये चीज़ें बेसिकली आपसे पूछी जाती हैं। आप देख सकते हैं कितना लेंदी क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। तो एक चीज़ आपसे कहूँगी, एग्ज़ाम देने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाइएगा, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट में। ठीक, चलिए देखते हैं। किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे?
ऑप्शन ए है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। ऑप्शन बी है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन सी है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। देखिए, बच्चे को जहाँ भी पनिश किया जाता है ना, जहाँ भी दंड दिया जाता है, वो ऑप्शन हमेशा बाहर हो गया, ये आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आप बताइए आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट एकदम सही आंसर क्या लग रहा है? उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। देखिए, अनुमति आप उस टाइम पर नहीं दे सकते जब आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन बाहर हो गया। हाँ, अगर वो पाठ से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है तो फिर अलग चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। अब ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि नहीं देंगे, हमको तो मोस्ट ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो बिल्कुल सूटेबल हो। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। जब वो क्लासरूम कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि वो जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो पाठ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कक्षा के बाद वो पाठ कंप्लीट हो जाने के बाद जो है आप बच्चों के उस असंबंधित प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन ए, कुल प्रेरक समन्वय की कठिनाई। ऑप्शन बी, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। ऑप्शन सी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो देखिए, यहाँ पर पूछा है 12 वर्ष की आयु के बच्चे, ठीक है, एज को ध्यान में रखते हुए आपने आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, समकक्षी जो भी उसके क्लासमेट्स हैं, उसके क्लास में उसके साथ पढ़ते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको करवा दूंगी, उससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है रुचियों को सीमित करना, आप बच्चों की रुचियों को सीमित नहीं कर सकते, उनकी रुचियों को लिमिटेड नहीं करना है, बल्कि उनकी जो रुचियां हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपनी रुचि दिखाएं। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन हमेशा बाहर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। क्या कारण हो सकता है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या फिर समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। अब यहाँ पर आपको ये सारे ही ऑप्शन ठीक लग रहे होंगे, है ना? आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन ये लग रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये जो पिछली बार आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था ना, मैंने एनालाइज़ किया हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया था, तो इसी तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए थे जहाँ पर आप फंस जाते हैं। इसीलिए आपको पेडागोजी करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप मेरी थ्योरी वाली वीडियो देखिएगा, आपकी पेडागोजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 18 क्लासेस हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो वहाँ पर मैंने आपको पूरी CDP करवाई है, हर एक चैप्टर इतना बढ़िया तरीके से करवाया है, और नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर PDF फॉर्मेट में शेयर किए हैं, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आप पेडागोजी एक बार पढ़ लीजिए, CDP की थ्योरी, उसके बाद ये आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, सारे क्वेश्चन आपके एकदम सही हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। जब कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे के सामने, तो जो शिक्षक हैं ना, वो निर्दयी अभिवृत्ति जो है शो करते हैं। ठीक है, वो बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। इस टाइप की चीज़ें जो हैं, यही हमेशा आंसर सही होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है, पेडागोजी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर आपने बच्चे को, चाइल्ड को भगवान मानना है। वहाँ पर आप सारी गलती टीचर की मानी जाती है कि टीचर जो है अच्छी तरह नहीं पढ़ाते हैं, टीचर की टीचिंग मेथड्स अच्छी नहीं होती है, यही ऑप्शन हमेशा सही माने जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा 16 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो देखिए, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। ऑप्शन सी है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देगा।
और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो देखिए, एक पॉजिटिव टैग वर्ड आप याद रखिए, जहाँ भी बच्चों को अवसर दिया जाता है, जहाँ भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वो ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और एकदम सही होता है। उसके बाद आपको और ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि उनके अंदर जो स्किल्स हैं वो बाहर निकल करके आएँ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या फिर किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। देखिए, क्वेश्चन में बात करी है बाल विकास की परिभाषा, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो मैं आपको बताऊं तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ना, ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बिल्कुल, ये जो है इन्हीं चीज़ों के लिए उत्तरदायी होता है। किसी भी बच्चे के कॉग्निटिव, सोशल और जो उससे अदर कुछ सामर्थ्य होंगी, उनका जो है एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपका बाल विकास। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए देखिए, यहाँ से कुछ चीज़ें और बता दूँ। ऑप्शन सी में आप देखिए, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करना, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर आपको तुलना वर्ड मिल जाए ऑप्शन में, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। बच्चों की तुलना नहीं की जाती है, बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द है ना, आप याद रख सकते हैं, जैसे तुलना करना, ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ठीक है, साथ ही बच्चों को अलग अलग कर देना, यानी कि सेपरेट कर देना, या आप कह सकते हैं बच्चों को डिवाइड कर देना, ये चीज़ें हमेशा नेगेटिव होती हैं और ये ऑप्शन कभी आपके सही नहीं होते हैं। ये चीज़ आप याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका माना जाता है, या फिर यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। यहाँ देखिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान, यहाँ पर एक शिक्षक की बात हो रही है जो कि प्राइमरी में है, यानी कि प्राथमिक में है। उनके लिए जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी होती है ना, बाल मनोविज्ञान, उसका ज्ञान आवश्यक क्यों है? वो इसलिए आवश्यक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो बाल मनोविज्ञान है यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। यानी कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों से जुड़ी हुई, जिससे जो है शिक्षक बच्चों के व्यवहार का पता कर सकते हैं कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे की रुचि किस चीज़ में ज़्यादा अच्छी है, किस चीज़ में ज़्यादा रुचि वो नहीं लेता है। तो बच्चे के बारे में अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है तो आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है, क्यों? क्योंकि ये बच्चों के व्यवहार का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट सेट में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और अगर आप मुझे चाहें तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको देती हूँ, साथ में आपको क्लासेस भी मिलती रहती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।